अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर आपकी बुक का है नेक्स्ट पेज नंबर 127 आज आप पढ़ेंगे हम लोग। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 127 आप लोग निकालें बेटे। चैप्टर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ एंजाइम्स। ठीक है, हमारा चैप्टर 5 जो है वो हम एंजाइम्स के बारे में है और आज हम चैप्टर 5 ही जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में बेटे हम लोग एंजाइम्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट आर एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या है, वो कौन सी साइट पे आके अटैच होते हैं जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। आगे हमारे पास को फैक्टर आएंगे, एंजाइम्स आएंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आएंगे, ये सारे के सारे जो है हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे इंड्यूस फिट मॉडल स्टडी करने हैं, डिफरेंट टाइप के जो फैक्टर्स हैं जिन पे एंजाइम जो है उनकी एक्टिविटी डिपेंड करती है, वो तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं वो मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगी। और एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सबस्ट्रेट जो है वो भी इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इन शॉर्ट इस पूरे चैप्टर में एंजाइम से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़, एंजाइम की जो टाइप्स हैं, एंजाइम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे जो है वन बाय वन बेटे हम लोग डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट ओवर चैप्टर। मैं ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ विद रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ जो है इसको मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। बहुत इजी चैप्टर है ये। एंजाइम्स का चैप्टर हमेशा से 9th में भी इजी था, तो इधर भी आपको एंजाइम का चैप्टर जो है वो इजी ही लगेगा। बस थोड़ा सा ये है कि मेन चीज़ें वही हैं, वही पॉइंट्स हैं जो आप लोग 10th में भी पढ़ के आए, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़रा ज़्यादा होगी है। ठीक है, इजी चैप्टर है, गौर से सुने समझें तो इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो आपको समझ आता जाएगा, साथ साथ जो है आपको बल्कि लर्न भी होता जाएगा अगर आप गौर से सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे। तो चलें बेटे चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज हम। You know that life of living organism is a reflection of what is going on their bodies. The sum of all the chemical activities occurring in living organisms, that is metabolism, is regulated by enzymes. सिंपल सी दो लाइंस हैं यहाँ पे। क्या बताया है आपको, पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक रिफ्लेक्शन है। किस चीज़ का रिफ्लेक्शन, कि उनकी बॉडीज़ के अंदर बेटे क्या फिनोमेना हो रहा है, बॉडीज़ के अंदर क्या रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, और वही एक रिफ्लेक्शन हमें नज़र आता है। सब जितनी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने हमारी बॉडी के अंदर मतलब फंक्शंस हो रहे हैं, इन्हीं फंक्शंस की बदौलत हमें इस टाइम हम आपको एक कंप्लीट जो है ह्यूमन बीइंग नज़र आता है, एक चलता फिरता इंसान नज़र आ रहा है, बात करता उठता बैठता। इसीलिए है ना कि उसके तमाम बॉडी के जो प्रोसेस हैं, जो फंक्शन है, वो कम्प्लीटली जो है वो पूरे हो रहे हैं और वो एक हेल्दी पर्सन है और आपको जो है वो मूव करता हुआ, उठता बैठता चलता फिरता जो है वो नज़र आता है। तमाम के तमाम जो केमिकल एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती हैं बेटे, वो तमाम की तमाम एंजाइम्स की वजह से जो है वो रेगुलेट होती हैं। ठीक है, एंजाइम जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारी बॉडी के अंदर जितने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, जितने डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उन सब को एंजाइम्स ही जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एंजाइम्स। ठीक है, टॉपिक हमारा है, फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का 5.1 एंजाइम्स। ठीक है, ये आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा होगा एंजाइम्स, ये हम स्टार्ट करेंगे। एंजाइम्स मे बी डिफाइंड एज स्पेसिफिक प्रोटीन दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन बाय lowering the required activation energy but are unaltered themselves in the process. Enzymes are also known as biocatalysts. Rates of enzyme catalyzed reaction may be 10 ratio power 3 to 10 ratio power 8 times greater than the rate of corresponding uncatalyzed reaction. All cells do not have the same set of enzymes. The chemical reactions going on in red blood cells are very different from those going on within the nerve cell because red blood cell and nerve cell contain different set of enzymes. All enzymes are synthesized in cells by ribosomes. After their synthesis, either they stay or work inside the cell or they are secreted out to work on other sites. Inside cell, many enzymes are dissolved in cytoplasm. For example, the enzyme of glycolysis. Many are tightly bound to the membrane of certain organelles. For example, the enzymes of Calvin cycle and Krebs cycle. Some enzymes are integral part of ribosomes. For example, the enzymes of protein synthesis.
छोटा सा टॉपिक था जिसकी मैंने अभी रीडिंग की, डैट इज़ इंट्रोडक्शन। सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दी गई है कि व्हाट आर एंजाइम्स। बेटे एंजाइम्स को आप लोग किस तरह डिफाइन करोगे, पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने इसको अंडरलाइन कर लो। एंजाइम में भी डिफाइन है, इसको यहाँ से लेकर प्रोसेस तक जो है आप लोग अंडरलाइन कर लें, ये क्या चीज़ है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स। अब आप इसको समझो, व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स बेटे क्या होते हैं, एंजाइम्स आर डिफाइन एज स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स है, यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन्स का वर्ड यूज़ नहीं किया गया, गौर करना है यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हो रहा है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, द स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। कैसे स्पीड अप करते हैं, बाय लोअरिंग द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, बट आर अनअल्टर्ड देमसेल्फ इन द प्रोसेस। पूरी डेफिनेशन का एक एक वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी वर्ड मिस करोगे डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए इसको पूरा लिखना है। एंजाइम जो हैं बेटे ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं। रिएक्शन जो है वो जल्दी परफॉर्म होता है, तेज हो जाता है। और ये तेज़ तो करते हैं, लेकिन ये तेज़ कैसे करते हैं, ये जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो एक्टिविटी जो एंजाइम जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन जब आपका पूरा रिएक्शन जो है, इस पूरे दौरान में, पूरे रिएक्शन के दौरान में जो एंजाइम्स हैं वो अपने आप को चेंज नहीं करते। जैसे एंजाइम रिएक्शन के स्टार्ट में होते हैं ना, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है बेटे तब भी एंजाइम उसी कंडीशन में आपको जो है वो वापस मिलता है। एंजाइम अपनी जो शक्ल है वो चेंज नहीं करता, यानी कि अनअल्टर्ड रहता है। अनअल्टर्ड का मतलब होता है, अल्टर्ड का मतलब होता है चेंज होना, अनअल्टर्ड का मतलब होता है अपने आप को चेंज ना करना। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि एंजाइम जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं बाय लोअरिंग, किस चीज़ को कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंजाइम जो है वो अपनी असल कंडीशन में ही रहते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते। एंजाइम को किस तरह बेटे आप डिफाइन करोगे कि एंजाइम्स आर डिफाइन एज देयर स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, बट आर अनअल्टर्ड देमसेल्फ इन द प्रोसेस, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को ये चेंज नहीं करते। एंजाइम्स को हम लोग बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम्स का दूसरा नाम है। अक्सर जगहों पे अगर आपको लगा कि यहाँ पे बायो कैटलिस्ट क्या है तो आपने फ़ौरन से पहले समझ आना है कि ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है यहाँ पे एंजाइम्स की। एंजाइम्स को हम लोग बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये जो लिविंग थिंग्स हैं, बायो में लिविंग थिंग्स, तो उनके जो रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं। एंजाइम जो है मैंने आपको भी बताया क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन जो है उनको स्पीड अप करते हैं। और एंजाइम जो है ये अगर आपके पास आप कंपैरिजन करो, आपके पास दो डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं। एक वो केमिकल रिएक्शन है बेटे जहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, एक वो केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है। तो वो रिएक्शन जहाँ पे एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, वो रिएक्शन का जो रेट होगा वो 10⁻³ से लेकर 10⁻8 टाइम तक ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। मैंने आपको क्या कहा कि हम दो रिएक्शंस कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन वो है जिनमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, एक वो है जिनमें एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है। तो वो रिएक्शन जिनमें एंजाइम इन्वॉल्व होंगे ना बेटे, उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। और जिन रिएक्शंस में एंजाइम इन्वॉल्व थे उनका रिएक्शन का जो रेट है वो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से 10⁻8 टाइम तक ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया।
जितने भी सेल्स हैं बेटे, चाहे हम एनिमल सेल की बात करें, चाहे हम प्लांट सेल की बात करें, ठीक है, फिर आगे सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनीज आते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। हर प्रोसेस के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एंजाइम, डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड है। जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड है वो आपको डाइजेशन के लिए नहीं है, जो डाइजेशन के लिए है वो प्रोटीन के लिए नहीं है। यानी कि हर प्रोसेस के लिए एंजाइम का नंबर और एंजाइम की टाइप जो है वो एक स्पेसिफिक एक डिफरेंट टाइप होती है। जो डाइजेशन के हैं वो डाइजेस्ट ही करेंगे, जो प्रोटीन मेकिंग के हैं वो प्रोटीन ही मेक करेंगे। केमिकल रिएक्शन जो है मैंने आपको बताया कि दे आर स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शंस, और इनका सेट, इनके नंबर जो हैं वो हर सेल के लिए जो है डिफरेंट है। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में इसकी दी हुई है रेड ब्लड सेल और नर्व सेल की। रेड ब्लड सेल्स के जो एंजाइम्स हैं वो नर्व सेल के एंजाइम से जो है टोटली जो है वो डिफरेंट है। इट कंटेन डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम। रेड ब्लड सेल्स और नर्व सेल का कंपैरिजन किया है कि दोनों के जो बेटे सेट्स ऑफ एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, दोनों के डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, ठीक है। एंजाइम्स अब आता है कि एंजाइम्स की मेकिंग का, और ये एंजाइम्स बनते का हैं। तो बेटे तमाम के तमाम जो एंजाइम्स हैं दे आर सिंथेसाइज इनसाइड द राइबोसोम। आपको पता है कि सेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट थे। हम लोगों ने जब पूरा सेल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने सारे ऑर्गेनेलीज वन बाय वन पढ़े थे। उनमें से एक ऑर्गेनेलीज था बेटे राइबोसोम। तो राइबोसोम वो साइट है, वो जगह है जहाँ पे एंजाइम बनते हैं, एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं। एंजाइम कहाँ बनते हैं? राइबोसोम्स के अंदर बनते हैं। इसको आप लोग अंडरलाइन करो, ऑल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड सेल बाय राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम्स के अंदर जो है तमाम के तमाम एंजाइम बन जाएंगे आफ्टर देयर सिंथेसिस। जब वो बन जाते हैं या तो वो राइबोसोम के अंदर ही रहेंगे या वो सेल के अंदर ही रहेंगे, ठीक है, सेल के अंदर ही अपने फंक्शन करते रहेंगे, या वो वहाँ से उनकी वहाँ से जो है वो मूव कर जाएंगे डिफरेंट साइट्स पे जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको भी मैं पढ़ते जाऊँ। अ रिएक्शन दैट इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम एंड इज कंप्लीटेड इन 30 minutes would take 1 year to get completed without being catalyzed by enzyme. Thus we can say that without enzyme there would have been no life at all. एक सिंपल आपको पहले भी हमने जिस तरह पढ़ा कि एंजाइम जो है वो स्पीड अप करता है ना रिएक्शंस को। यहाँ पे आपको जस्ट बताया हुआ है कि रिएक्शन जो हैं वो कैटलाइज होते हैं किसके ज़रिए? एंजाइम्स के लिए। अगर एक सिंपल रिएक्शन है जो कि बेटे एंजाइम की प्रेजेंस में 30 मिनट्स में कंप्लीट होता है, ठीक है, अगर वो एंजाइम वो रिएक्शन, एक रिएक्शन की बात कर रही हूँ ना मैं, कि एक रिएक्शन आप सपोज करो कि कोई भी एक रिएक्शन है जो कि एंजाइम्स की वजह से कैटलाइज हो रहा है इन 30 मिनट्स, ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम भी प्रेजेंट है, ठीक है। एंजाइम की प्रेजेंस में उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 30 मिनट्स लग रहे हैं। अगर उस रिएक्शन में बेटे एंजाइम इन्वॉल्व नहीं ना होगा तो उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 1 ईयर भी लग सकता है। क्या लग सकता है? 1 ईयर से 1 ईयर, इवन 1 ईयर से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम जो है इसके बगैर जो है वो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अब छोटा सा काम है जिस तरह के प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, कोई भी प्रोटीन बन रहा है, या हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है ड्यूरिंग डाइजेशन, ठीक है, आपको पता है वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के अमाइलेज पढ़ा था, पेप्टेज जो है वो हम पढ़ते हैं जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेगा। अगर यहाँ पे वो एंजाइम्स प्रेजेंट ना हो, ठीक है, एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगे, इसका मतलब है वो रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा। जब रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एक डिसफंक्शंस जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे मेटाबॉलिज्म में। तो हम यूँ कह सकते हैं कि विदाउट द एंजाइम जो है वो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जब फंक्शन ही नहीं परफॉर्म होंगे, कोई भी बॉडी अपना काम पूरा नहीं करेगी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा?
आहिस्ता 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 एक बीमारी बढ़ती जाएगी, उसका रिजल्ट क्या होता है? डेथ। तो लाइफ जो है वो एंजाइम्स के बगैर जो है वो बेटे है ही नहीं। विदाउट एंजाइम लाइफ डिड नॉट एग्जिस्ट, आप कह सकते हैं। कॉमन एग्जांपल यहाँ पे दी हुई थी कि एक्टिविटी, अगर एक एंजाइम जो है एंजाइम प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन जो है वो विद इन 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर एंजाइम नहीं होगा तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में 1 ईयर भी लग सकता है। क्लियर हो गया? तो ये हमने थोड़ा सारा जो है वो पढ़ लिया किसके बारे में? एंजाइम्स के बारे में। फिर मैंने बताया था कि एंजाइम जो हैं वो कहाँ बेटे सिंथेसाइज हो रहे हैं? एंजाइम जो हैं वो सिंथेसाइज हो रहे हैं विद इन द राइबोसोम्स। राइबोसोम में जब ये बन जाते हैं, बनने के बाद या तो ये विद इन द सेल ही रहते हैं या ये वहाँ से मूव करके किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे ये रिक्वायर्ड हो, वहाँ पे इन्होंने अपना फंक्शन करना हो। सेल के अंदर इनसाइड या आउटसाइड, मैंने आपको बताया कि वो इनसाइड द सेल भी रहते हैं और वो मूव भी कर जाते हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी होती है। सेल के अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर बेटे डिसॉल्व हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक पूरा प्रोसेस था ना, आगे आप जब रिस्पायरेशन पढ़ोगे उसमें भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेम्ब्रेन्स के साथ टाइटली जो हैं बेटे बॉन्ड हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी लिखी हुई है कैल्विन साइकिल और क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल और कैल्विन साइकिल बोथ आर इन्वॉल्व इन सेलुलर रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन से जो है के जो हैं साइकिल हैं, कैल्विन साइकिल और क्रेब्स साइकिल। इन दोनों साइकिल्स में भी मैनी एंजाइम जो हैं, बहुत सारे एंजाइम जो हैं इनकी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। और ये एंजाइम जो हैं ये भी आपको जो है डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनेलीज की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके साथ अटैच जो हैं ये एंजाइम्स नज़र आते हैं। किसके एंजाइम? क्रेब्स साइकिल और कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स की बात हो रही है। कुछ एंजाइम जो है वो राइबोसोम्स के इंटेग्रल पार्ट है, यानी कि वो राइबोसोम्स के अंदर ही रहते हैं और राइबोसोम में वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दे मेक प्रोटीन। वहाँ पे जो पूरा का पूरा राइबोसोम्स के अंदर क्या हो रहा है? राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए बेटे एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो कुछ एंजाइम जो है इसलिए इंटेग्रल पार्ट यानी कि एक लाजमी हिस्सा बन जाते हैं किसका? राइबोसोम्स का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्होंने प्रोटीन जब सिंथेसाइज हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को भी जो है स्पीड अप करना होता है, उस प्रोसेस को भी रेगुलेट करना होता है। तो बेटे हमने क्या पढ़ लिया? हमने आज पढ़ लिया इस टॉपिक में जो मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया डैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स मैंने आपको कंप्लीट करवाए। हमने क्या मेन इसके पॉइंट्स हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि एंजाइम्स को पहले डिफाइन किया कि एंजाइम्स आर डिफाइन एज स्पेसिफिक प्रोटीन। दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं बट दे आर अनएल्टर्ड, ये अपने आप को चेंज नहीं करते। एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट। एंजाइम को बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। एंजाइम से रिएक्शन का रेट जो है वो 10 to 10⁻³ to 10⁻8 टाइम इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू दोज रिएक्शन जहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते। हर सेल का अपना सेट ऑफ एंजाइम्स है वो होता है। कॉमन एग्जांपल है आपको ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, और एग्जांपल दी हुई है नर्व सेल। नर्व सेल और रेड ब्लड सेल्स के अपने अपने जो है एंजाइम के सेट्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम जो है वो राइबोसोम के अंदर राइबोसोम के अंदर जो है सिंथेसाइज होंगे। आगे पे डिपेंड करता है उनकी कि उन्होंने किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है। वो विद इन द सेल भी रह सकते हैं या वो आउट ऑफ सेल भी जो है मूव कर जाते हैं। जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो स्पेसिफिक एंजाइम पे जो है वो मूव कर जाते हैं। क्लियर है? फिर हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम इनसाइड सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल उन एंजाइम्स की जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, कॉमन एग्जांपल उनकी कौन सी थी? एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस था और उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो तमाम के तमाम साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ एंजाइम जो है वो मेम्ब्रेन्स के साथ, जो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके साथ बेटे वो अटैच होते हैं, ये बाउंड होते हैं, ठीक है, अटैच होते हैं उनकी मेम्ब्रेन्स के साथ। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है?
कैल्विन साइकिल और क्रेब्स साइकिल में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो मेम्ब्रेन्स के साथ जो है वो बाउंड होते हैं। कुछ एंजाइम जो हैं बेटे वो इंटेग्रल पार्ट होते हैं किसका, राइबोसोम्स का। वो राइबोसोम्स के अंदर ही रहते हैं और वहाँ पे उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है कि राइबोसोम के अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, मेकिंग के लिए जो है वो एंजाइम जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, मस्ट हैं, ठीक है। तो वो एंजाइम जो हैं वो राइबोसोम ही के अंदर रहते हैं जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज करने होते हैं। ये हमने जर्नल जो है इंट्रोडक्शन पढ़ ली किसकी बेटे, एंजाइम्स की। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स आर 3-dimensional globular protein. They are made up of polypeptide chain that are coiled upon themselves. There is a small cleft or depression on the surface of globular enzyme molecule. It consists of only a few amino acids. This site is known as active site. It is the location at which catalysis occurs. The shape of active site of each enzyme is very specific, so only a certain substrate molecule can fit into it. It is a 3-dimensional and bears a specific change. Active site has two distinct regions, binding site and catalytic site. Substrate molecule fit into binding site by weak chemical forces such as hydrogen bond. Catalytic site catalyzes the reaction and substrate is transferred into products. अभी जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है दैट इज नोन एज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। व्हाट इज एक्टिव साइट, ये भी आपको डिटेल से बताती हूँ। एंजाइम्स का स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं 3-dimensional ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन। पहले हमने पढ़ा था ना एंजाइम्स अ स्पेसिफिक प्रोटीन, तो एंजाइम जो हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। जब हमने प्रोटीन बेटे लास्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ा था तो वहाँ पे हमने प्रोटीन्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, उनमें से एक स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन भी था। तो एंजाइम जो हैं दे आर 3-dimensional ग्लोबुलर प्रोटीन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन से जो है मिलके बनते हैं। जब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये अपने ही इर्द गिर्द जो है कॉयल 2-3 चेन्स हैं, सपोज 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, ये चेन्स अपने ऊपर जो है क्या कर लेंगी, कॉयल कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो इस कॉयल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे एंजाइम्स। यानी कि एंजाइम जो है दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये कैसे बने होते हैं, ये बने होते हैं जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये कॉइल्ड अमंग देमसेल्फ अपने ऊपर जो है कॉइलिंग फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है, यानी कि बल की फॉर्म में आ जाएंगी। मैं आपको इनकी डायग्राम्स भी दिखाऊंगी डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स की। और इनका जो स्ट्रक्चर है जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स का, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर है लेकिन सेंटर से उसमें एक क्लेफ्ट, एक डिप्रेशन अंदर की तरफ आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ ओनली, आपको पता है ना पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या चीज़ होती है, बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। लेकिन ये चेन जो हमने एंजाइम्स के बारे में पॉलीपेप्टाइड चेन पढ़े हैं बेटे, ये चेन जो है ये बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती, बल्कि इसमें फ्यू अमाइनो एसिड यानी कि थोड़े से अमाइनो एसिड जो हैं इसमें अटैच होते हैं, ठीक है। इस साइट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। जहाँ पे आके एंजाइम्स अटैच होंगे जिस जगह पे उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव साइट कहेंगे, ठीक है। मैं आपको डिटेल से अभी सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसका दिखाऊंगी। द शेप ऑफ द हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। हर एंजाइम की एक्टिव साइट जो है उसकी शेप डिफरेंट है, किसी दूसरे के साथ जो है वो रिजेंबल नहीं करती। और एक्टिव साइट वो जगह होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है एंजाइम के साथ, ठीक है। उस जगह पे आके क्या चीज़ अटैच होगी, सबस्ट्रेट और एंजाइम अटैच होंगे। जिस जगह पे अटैच होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सपोज बहुत सारे जो है सबस्ट्रेट्स हैं, तो मैंने आपको क्या कहा कि हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है। जो सबस्ट्रेट एक एंजाइम में फिट हो सकता है वो दूसरे में नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है, वो एक ही एंजाइम के लिए बना है, ठीक है। हर एंजाइम जो है वो हर तरह के सबस्ट्रेट के लिए नहीं है। जिस तरह की शेप होगी वो वैसी ही शेप में फिट होगा, ठीक है। तो
इसकी जो शेप है वो क्या होगी, 3 डायमेंशनल शेप होगी। और जो है इसमें एक स्पेसिफिक चेंज जो है वो आता है एक्टिव साइट की। 2 मेन पार्ट्स होते हैं एक्टिव साइट की। हम मैंने आपको पहले क्या बताया, एक्टिव साइट वो साइट है, वो जगह है जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में आके मिलते हैं। वो जगह जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में आके मिलेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव साइट कहेंगे। एक्टिव साइट के 2 रीजन हैं, ठीक है, क्या है, 2 मेन रीजन होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं बाइंडिंग साइट, एक को हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिटिक साइट। तो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और ये बहुत ज़्यादा वीक केमिकल फोर्स होती है, ठीक है। कैटालिटिक साइट जो है वो रिएक्शन को कैटालाइज करेगी और जो आपका जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका एंजाइम एज इट इज़ वापस आ जाएगा और जो आपका सबस्ट्रेट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके प्रोडक्ट में, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, मैं दोबारा बताती हूँ कि एंजाइम जो है ये 3 डायमेंशनल इनका स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। दे आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। लेकिन ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये अमाइनो एसिड की बनी होती है। अमाइनो एसिड जो हैं वो थोड़े होते हैं, बहुत लंबी लंबी चेन्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती, बल्कि चेन जो अमाइनो एसिड्स का नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यू छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलेंगी जो कि अपने इर्द गिर्द जो हैं वो कॉइल होंगी, ठीक है। वो साइड, वो जगह बेटे जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में आके ज्वाइन होंगे, उस जगह को, उस लोकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। यही वो लोकेशन है जहाँ पे कैटालिसिस जो है, रिएक्शन जो है वो होगा। एक्टिव साइट की जो हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ना, एंजाइम है ना, एंजाइम की एक साइट है, एक जगह है जिसको हम एक्टिव साइट कह रहे हैं, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ज्वाइन होगा। हर एंजाइम की एक्टिव जो है साइट जो है वो स्पेसिफिक है हर एंजाइम के लिए। एक एक्टिव साइट जो है वो एक ही एंजाइम के लिए बनी है, दूसरा एंजाइम उसके ऊपर आके अटैच नहीं हो सकता। हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो डिफरेंट है हर सबस्ट्रेट के लिए। जो सबस्ट्रेट, अगर एक सबस्ट्रेट है, सपोज हम क्या लेते हैं कि इस सबस्ट्रेट का नाम ए है, तो ए जो है वो हमेशा उसी जगह पे आके अटैच होगा जो आप सपोज कर लो कि ए एक्टिव साइट है। ए एंजाइम कभी भी बी एक्टिव पे जाके अटैच नहीं होना। हर एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है और वो ये दोनों एक दूसरे के अंदर फिट होंगे, ठीक है। एक्टिव साइट को हमने 2 मेन रीजन्स में डिवाइड किया, एक होती है बाइंडिंग साइट और एक होती है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट वो होती है जहाँ पे वो आके ज्वाइन होता है, कैटालिटिक साइट वो है जहाँ पे उसका रिएक्शन जो है वो शो होगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है, सबस्ट्रेट और जो एंजाइम है, ये दोनों ज्वाइन होते हैं, लेकिन ये ज्वाइन होते हैं किसके ज़रिए, बाय वीक केमिकल फोर्स, जो कि इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। कैटालिटिक साइड पे जो है वो रिएक्शन होता है, स्पीड अप एंजाइम करेंगे। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों चीज़ें जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, एंजाइम भी सेपरेट हो जाएगा, सबस्ट्रेट भी। सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर रिएक्शन इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट से क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे और एंजाइम वहाँ से अलग हो जाएगा। एंजाइम की बेटे जो शेप थी, जो जिस तरह का एंजाइम रिएक्शन से पहले था वो रिएक्शन के बाद भी वैसा ही रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है वो भी हम पढ़ लेते हैं। सम एंजाइम्स मे प्रूव हार्मफुल इफ बिकम एक्टिव एट रॉन्ग प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. It can destroy protein made structure present inside the cell where it is synthesized. That is why it is produced in inactive form, pepsinogen, and is secreted out of the cell. When it is reaches its target site of action, it is activated. कुछ एंजाइम जो हैं बेटे वो हार्मफुल भी हो सकते हैं अगर वो गलत एक्टिव साइट पे अपना काम करें। मैंने आपको बताया था ना कि हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है। तो अगर एंजाइम जो है वो रॉन्ग प्लेस पे आ जाए तो वो हार्मफुल प्रूव होते हैं। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। कौन सा, पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये उस जगह पे बनता है जहाँ पे ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म कौन सी है इसकी, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है
वो पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है और इनएक्टिव फॉर्म में ही ये सेल से जो है निकाला जाता है। जब ये सेल से निकल जाएगा तो ये अपने टारगेट जगह पे जो है, जो इसकी टारगेट साइट है जहाँ पे इसने एक्शन करना है, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, पेप्सिन की फॉर्म में, और पेप्सिन की फॉर्म में कन्वर्ट होके ये अपना फंक्शन करेगा। देखो मैंने आपको क्या बताया कि हर एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसकी एक रिक्वायर्ड एक्टिव साइट है, ठीक है ना, जहाँ पे जाके इसने अटैच होना है, एंजाइम एक्टिव साइट पे लगेगा, उसके ऊपर आगे सबस्ट्रेट लगेंगे। लेकिन अगर ये गलत जगह पे अटैच हो जाए तो वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि पूरा का पूरा जो है हार्मफुल एक इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी दी हुई थी पेप्सिन। पेप्सिन जो है एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो अगर उधर ही रहेगा इनसाइड द सेल तो ये क्या करेगा, प्रोटीन यानी कि राइबोसोम के अंदर ही अगर ये रहता इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन, तो इसने तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जो है वो तबाह कर देना था, ख़त्म कर देना था। तो इसलिए वहाँ पे इनसाइड द सेल जो है ये पेप्सिन के बजाय एक और फॉर्म में कन्वर्ट होता है, डैट इज़ नोन एज पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है बेसिकली बेटे ये पेप्सिन ही है, लेकिन ये पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है। जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो ये अपना रिएक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करता। जब ये अपना रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएंगे। लेकिन जब ये अपनी एक्टिव साइट पे जाएगा, जो कि इसकी ओरिजिनल साइट है, जब ये वहाँ पे जाएगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म कौन सी थी, पेप्सिनोजन फिर वहाँ पे जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। पेप्सिन जाके अटैच होंगे एक्टिव साइट पे, वहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच होंगे और जो पेप्सिन ने अपना अब फंक्शन परफॉर्म करना है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यानी कि हर एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट है। ऐसी जगह जहाँ पे एंजाइम अटैच होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट ही वो जगह है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट भी अटैच होंगे और एंजाइम एक्टिव साइट पे अटैच होता है बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एंजाइम जो है वो वहाँ से सेपरेट हो जाता है। एंजाइम की जो एक्चुअल कंडीशन होती है, जो एक्चुअल शेप होती है, वो वैसे की वैसे ही रहती है। एक्टिव साइट को हम दो मेन रीजन्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, एक है बाइंडिंग साइट और एक है कैटालिटिक साइट। इज दैट क्लियर। अब ये जो पूरी मैंने एक्टिव साइट आपको पढ़ाई, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा का पूरा जो है ये ड्रॉ करके अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए बेटे इतना ही है। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है उसको जो है मैंने आपको पढ़ाया। तो इसको आपने अच्छी तरह स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो आपने जो है बेटे मुझे बताना है। मैं आपको जो जहाँ पे भी कहीं आपको प्रॉब्लम आई है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका वो प्रॉब्लम जो है वो मैं दूर कर सकूँ। इस टॉपिक को अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है कि व्हाट आर एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, एंजाइम कहाँ बनते हैं, एंजाइम किधर किधर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ वो हमने पॉइंट्स पढ़े थे। फिर हमने मेन चीज़ जो पढ़ी आज के टॉपिक में, डैट इज़ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है बेटे वो हमने स्टडी किया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही था बस बेटे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम डिटेल से जो है को फैक्टर, को एंजाइम और जो पूरी एक्टिविटी है एंजाइम की वो हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।